So hello students. So in previous class we have completed the whole chapter of class 6th social science, chapter first, where, when and how. So now we have to do the exercise and the question answer of this chapter. So I want all of you to take out your books and mark the questions and answer as I do. So the first thing is multiple choice question. So we will do start from multiple choice question. The first question is Megnithes, the Greek ambassador, was in the court of Chandragupta Maurya. So Megnithes ग्रीस एम्बेसडर किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के. सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? ह्यू सांग वॉज द डैश ट्रैवलर. ह्यू सांग कहाँ का ट्रैवलर था? चाइनीज ट्रैवलर. रोसेटा स्टोन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश आर्मी. जो रोसेटा स्टोन था वो किसकी आर्मी ने ढूंढा था? नेपोलियन बोनापार्ट. So the Allahabad pillar inscription of Samudragupta tell us about गुप्ता पीरियड. सो जो इलाहाबाद पिलर है, इलाहाबाद में जो पिलर है जिसमें इंस्क्रिप्शन यहाँ हुआ है समुद्रगुप्ता ने करा है, उस किसके बारे में बताता है? गुप्ता पीरियड के बारे में. सो राजा रत्नगिरी वाज रिटन बाय कल्हाना. द जैन टेक्स्ट हैज़ बीन रिटन इन प्राकृत. कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया जैन टेक्स्ट? प्राकृत लैंग्वेज में. एंड सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? BCE stands for बिफोर कॉमन एरा. हैंड राइट. एट्थ क्वेश्चन क्या है? हैंड रिटन अकाउंट ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. जब कोई बुक हाथ से लिखी गई तो उसको क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ वाला. द साइंस ऑफ डिगिंग अप एंड स्टडिंग रिलिक्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. किसी चीज़ जगह पे खुदाई करके या वहाँ पे रिलिक्स वगैरह निकाल के पढ़ाई करने को अपन क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हैंड रिटन अकाउंट्स ऑफ इवेंट एंड पीसेस ऑफ लिटरेचर आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. क्या लिखते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता है वो हैंड रिटन अकाउंट होता है. ठीक है. सेकेंड क्या है? द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन gave us information about the local administration of चोला. चोला एडमिनिस्ट्रेशन का अपन को इन्फॉर्मेशन कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है? उत्तरा मेरूर. क्या लिखा है? UTTAR. फिर क्या लिखा है? मेरूर. MERUR. उत्तरा मेरूर. ठीक है. थर्ड वाला क्या है? आर्कियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ relic and culture of past. relics and culture of past. क्या लिखा है? relics and culture of past. ठीक है. James Principes, an official of the Kolkata Mint, interpreted for the first time the ब्रह्मी स्क्रिप्ट. तो जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को इंटरप्रेट किया था? इंटरप्रेट मतलब उसको उसका मतलब बताया था, वो था ब्रह्मी लैंग्वेज. ब्रह्मी. BRAHMI. ब्रह्मी लैंग्वेज. ठीक है. द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज धमा. धमा मीन्स उसका जो रिलीजन था, जिसका उसने रूल बनाया था नया, उसके बारे में अपन इन्फॉर्मेशन देता है. क्या? जो अशोका इंस्क्रिप्शन है वो. ठीक है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज करेक्ट. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वन. द पास्ट हैज़ नो बियरिंग ऑन द प्रेजेंट. जो पास्ट है उसका प्रेजेंट पे कोई भी मतलब नहीं है. मतलब आज प्रेजेंट है, इसका पीछे वाले पास्ट से कोई मतलब नहीं है. सो ये सही है कि गलत है? सो ये गलत है. सेकेंड वाला क्या है? रिटन बुक्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन. नहीं, बुक्स में लिखने को इंस्क्रिप्शन नहीं बोलते. बुक्स में लिखने को अपन मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. मगर दीवार पे या कहीं टैबलेट पे, या क्या बोलते हैं, टैबलेट मतलब पत्थर का जो पीसेस होता है उसको भी बोलते हैं, और कोई मेटल के पीस होता है उसको बोलते हैं. सो उस पर लिखने को अपन कहते हैं इंस्क्रिप्शन. तो ये भी गलत है. सो एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ रिटन अकाउंट ऑन पेपर. नहीं, एपिग्राफी रिटन अकाउंट नहीं होता है. ठीक है. रिटन अकाउंट रिकॉर्ड का
स्टडी नहीं होता है। फिर क्या है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन वाज रिटन ड्यूरिंग हर्षवर्धन रेन, नहीं, अलाहाबाद रेन यहाँ पे जैसे लिखा है, अलाहाबाद पिलर वाज इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता, सो गुप्ता पीरियड का था, हर्षवर्धन पीरियड का नहीं था। सो यहाँ पे क्या, ये भी रॉन्ग। लास्ट वाला क्या है, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, तो ये सही है। न्यूमिस्मैटिक होता है जब अपन स्टडी कॉइन की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। सो अब यहाँ पे अपन को मैच द कॉलम करना है। सो अपन को ये बताना है, कल्हाना जो था, कल्हाना इनने क्या लिखा था, कल्हाना ने लिखा था राजा रत्नी, राजा रंगिनी, राजा तरंगिनी, ठीक है। सो बाणभट्टा ने क्या लिखा था, बालभट्टा ने लिखा था हरिश्चरित्रा, ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। ह्यूसांग ने क्या लिखा था, ह्यूसांग ने लिखा था सीयूकी, ठीक है। और मैग्नेटीज ने क्या लिखा था, इंडिका। सो ये हो गया मैच द कॉलम। फिर है ये क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट वाला अपन को लिखना है वेरी शॉर्ट में, सेकंड वाला लिखना है अपन को उस शॉर्ट में, और आखिरी वाला अपन को लिखना है लॉन्ग में। सो आप लोग अपने साथ साथ लिखें, मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आपको सब कुछ एक साथ दिखाता हूँ। सो द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ इवेंट ऑफ पास्ट इवेंट्स, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडी। सो एडी स्टैंड्स फॉर एना डोमिनी और द ईयर ऑफ लॉर्ड, इट स्टैंड्स फॉर द ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सो व्हाट इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन अकाउंट ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। What is meant by secular literature, non-religion literature is known as secular literature. So literature मतलब जो secular literature मतलब वो literature जो किसी religion से belong नहीं करता, जैसे कि हर्षचरित्रा, हर्षचरित्रा हर्ष के बारे में था। अर्थशास्त्रा, अर्थशास्त्रा कौटिल्य ने लिखा था इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। सो ये हो गए अपने वेरी शॉर्ट आंसर्स। फिर अपन पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स। सो हाउ कैन वी डिसाइफर द पास्ट, डिसाइफर मतलब उसको अपन खगोल कैसे सकते हैं, किसी का मतलब कैसे पता सकते हैं या खोज कैसे सकते हैं, उसको अपन कहते हैं डिसाइफर, ठीक है। सो वी कैन डिसाइफर द पास्ट विद द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। In order to decipher our past, we have to collect information about the variety of sources. These sources of deciphering of history are of two types. These are literary and archaeologically. So यहाँ से यहाँ तक में अपन को इसका आंसर है, जिसमें अपन को बताया कि अपन हिस्ट्री कहाँ से पता कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से पता कर सकते हैं। और सोर्सेज किस तरीके के होते हैं, एक होता है लिटरेरी और होता है एक आर्कोलॉजी। लिटरेरी मतलब जो किताबी होते हैं, आर्कोलॉजी मतलब जो मोनूमेंट्स या कोई रेलिक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। So, write a short note on Rosetta Stone. So, Rosetta is an ancient town situated in Egypt where inscription going back to 5,000 years were found. The famous Rosetta Stone was discovered by Napoleon's army from Egypt. Inscription engraved on it were in 3 different languages: Greek, ancient hieroglyph, Demotic script. So, Rosetta Stone के बारे में क्या पता लगता है, ये इजिप्ट में पाई जाती थी, कब, 5,000 साल पहले। और ये कब किसने डिस्कवर करी थी, ये नेपोलियन आर्मी ने डिस्कवर करी थी जब वो वहाँ पे गई थी। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज मिलती है, यहाँ पे ग्रीक मिलती है और इजिप्टियन हायरोग्लिप्स मिलती है और डिमोटिक स्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम सम रिलीजियस एंड सेकुलर टेक्स्ट। सो रिलीजियस टेक्स्ट क्या क्या होंगे, रामायणा, महाभारता, पुराणा एंड उपनिषद। और सेकुलर टेक्स्ट क्या होंगे, राजा तरंगिनी, हर्षचरित्रा, अर्थशास्त्रा एंड इंडिका, ठीक है। ये सब आपको ऐसे टेबल बना के लिखना है अपनी नोटबुक पे भी। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया। सो इंडिया के डिफरेंट नेम्स क्या थे, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। नेम द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके साथ अपन ने क्या खत्म करा, शॉर्ट आंसर। फिर अपन क्या करेंगे, लॉन्ग आंसर की तरफ देखते हैं, ठीक है। व्हाट लाइट डज इंस्क्रिप्शन थ्रो ऑन पास्ट, इंडियन पास्ट। इंस्क्रिप्शन इंडियन पास्ट में क्या लाइट थ्रो करता है, मतलब क्या बताता है। सो इंस्क्रिप्शन हैज़ बीन फाउंड ऑन रॉक्स एंड पिलर, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल एंड केव्स। दे थ्रो लाइट ऑन अचीवमेंट ऑफ ग्रेट किंग्स, फॉर एग्जाम्पल अलाहाबाद पिलर। इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता टेल us much about of his life and conquest. Similar, the Uttaramarur
तिरुवलंगडू इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला पीरियड. सो इंस्क्रिप्शन क्या मदद करते थे? सो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये रॉक या पिलर, कॉपर प्लेट, टेम्पल, केव्स, इन सब पे अपन होता था. ठीक है. और ये क्या करते थे? ये एक राजा के उपलब्धियों के बारे में बताते थे. जब वहाँ पे राजा लोग लिखवाते थे, क्यों राजा ने क्या उपलब्धि करी ये सब लिखवाते थे. जैसे कि इलाहाबाद पिलर में कौन ने लिखवाया था? समुद्रगुप्ता ने लिखवाया था. वो अपने लाइफ के बारे में बताया था उसने, और उसके कॉन्क्वेस्ट मतलब जितने उसने जीता था, क्या क्या जीता था, वो सब बताया था. ऐसे ही साउथ में भी मिलता है जिसका नाम है उत्तरामेरूर और तिलावंगडू. ठीक है. ये किसके बारे में? चोला पीरियड के बारे में. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू द कॉइन्स टेल अस अबाउट द पास्ट. कॉइन्स अपन को पास्ट में क्या बताता है? कॉइन टेल अस अबाउट द नेम ऑफ द रूलर, हिज रूल, हिज पीरियड ऑफ रूल एंड एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर. दे ऑल्सो टेल अबाउट द economic condition of the ruler and his personal interest. For example, the coins of Samudragupta show his interest in music. Gold and silver coins found at Arikamedu tell us about Indian trade contact with Rome. So coins अपन को क्या क्या बताता है? coins अपन को बताता है कि राजा कौन था, राजा का पीरियड कितना बड़ा था, और राजा का एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक था, एम्पायर का मतलब राजा का राज कहाँ से कहाँ तक होता था. और ये भी बताता था कि उस टाइम की इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी राजा की, और उनका इंटरेस्ट क्या था. जैसे कि लोग अपने सोने का सिक्का निकालते थे तो अपन को पता लगता था राजा बहुत पैसे वाला है, या राजा के क्षेत्र में सोना बहुत अच्छे से मिलता है तो राजा बड़ा समृद्ध है. फिर अपन को ये पता लगता था राजा ने उसमें एक फ़ोटो बनाया है खुद का वीणा के साथ, वीणा इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो अपन को पता लगता था राजा आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा फ़ैन है. फिर अपन को समुद्रगुप्ता में, जैसे अपन ने समुद्रगुप्ता के केस में देखा था, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डाला था, उससे अपन को पता लगता है कि वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा शौकीन था. फिर उसने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी मिले अपन को आर्कमेडू में. उनने अपन को बताया कि इंडिया का ट्रेड रोम तक था. रोम मतलब यूरोप में तक था, इंडिया से लेके यूरोप तक उस ज़माने में भी था, क्योंकि इंडिया के सिक्के वहाँ भी मिले और वहाँ के सिक्के इंडिया में मिले. तो अपन को पता लगा कि इंडिया का ट्रेड कहाँ से कहाँ तक था. सो हाउ डज जियोग्राफिकल फीचर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल. अब जियोग्राफिकल फीचर कैसे अपनी लाइफ को चेंज करते हैं. तो अपन इसमें लिखेंगे जियोग्राफिकल फीचर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल इन अ फॉलोइंग वे. फर्स्ट, द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर. सो जो हिमालय है वो इंडिया को सेपरेट करता है ऊपर वाले एरिया से, जिसके जैसे कि जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऐसे ऐसे करके जो मैप होता है, और फिर ऐसा करके जो मैप है, हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे ऐसे करके हिमालय गई हुई है. सो इंडिया क्या करता है? सेपरेट करता है ऊपर वाले रीजन से अपन को. ठीक है. एक नेचुरल बैरियर बनाता है. बिलो द माउंटेन रेंजेस आर द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडस एंड द गंगा. दे आर वेरी फर्टाइल एंड मैनी सेटलमेंट ग्रू ऑन देम. सो उसके नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, कि उसके नीचे हिमालयाज़ के नीचे बहुत सारा प्लेन है. जो प्लेन मतलब नदियों के पास का एरिया को अपन कहते हैं प्लेन. प्लेन मतलब जो घास वाली ज़मीन होती है, एकदम सीधी ज़मीन होती है, उसको कहते हैं प्लेन. सो वहाँ गंगा के पास वाली एरिया भी बहुत फर्टाइल है. फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ है. यहाँ पे भी बहुत सारे सेटलमेंट हुए हैं, मतलब लोग यहाँ पे बहुत सेटल हुए हैं. द सदर्न पेनिनसुला इज़ एन एलिवेटेड प्लेट्यू विथ न्यूमरस रिवर क्रॉसिंग इट. There were number of ports on the eastern and western coast of the peninsula where trade with foreign country took place. So जैसे इंडिया के जो नीचे का एरिया है इसके बारे में बताया, इसको कहते हैं पेनिनसुला. क्यों? ये 3 रिवर से, यहाँ से 3 जगह से रिवर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला. और यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स थे जिसकी मदद से अपन एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्री में. ओवर द ईयर्स, लास्ट वाला पॉइंट क्या है? ओवर द ईयर डिस्पाइट नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन, रिवर एंड डेजर्ट, पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड डिस्कवरिंग न्यू प्लेसेस. और इन सब बैरियर के होने के बावजूद भी समय के साथ लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि उनको नई जगह ढूंढनी थी और अपने जीवन को बिताने के लिए उनने ऐसा करना शुरू करा. फिर क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू मोनूमेंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अवर एंशिएंट पास्ट. सो मोनूमेंट्स आर ओल्ड स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अवर एंशिएंट पास्ट इन अ फॉलोइंग वे. दिस एंशिएंट स्ट्रक्चर शेड लाइट्स ऑन अ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. दे ऑल्सो प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियन लाइफ ऑफ द पीपल. सो अपन को एक
जो मोनूमेंट्स हैं क्या आइडिया देते हैं कि इंडिया का आर्किटेक्चर कैसा था। जैसे कि ताजमहल इतना खूबसूरत है, सो उस ज़माने में इतने खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगें बनती थी। सो ऐसे खूब सारी बिल्डिंग है, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इन सब का अलग अलग बनाने का स्टाइल था। इससे अपन को ये पता लगता है कि इंडिया में ऐसे ऐसे स्टाइल से भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी। और इसमें अपन को अलग अलग ये भी पता लगता है कि इंडिया में सोशल और रिलीजन लाइफ भी कैसी थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिस्कस द हिस्ट्री इन इज़ नॉट सिंपल अ रिकॉर्ड ऑफ किंग एंड क्वीन। अपन को ये बताना है कि हिस्ट्री सिर्फ राजा रानी का रिकॉर्ड नहीं था। सो हिस्ट्री डिस्क्राइब्स हाउ मैनी ग्रेजुअली बिकम सिविलाइज्ड। Earlier, people believed that history was a study of date and anecdote related to kings and queens. Now, the scope of history was widened to the greater extent. It includes many aspects of and patterns of life and activity of common people and society. History is a study of society and culture. It takes into account art and architecture, literature, government, administration. Now it is no longer restricted to the study of kings and queen, but also highlight the socio-political and economic life of the society at large. Thus, it has become an interesting and useful subject. So, अपन को ये बताना था, क्वेश्चन में ये बोला था कि क्या बताओ, सिर्फ ये बताओ कि हिस्ट्री अब राजा और रानियों की कहानी नहीं है सिर्फ। तो अपन ने ये लिखा कि हाँ, हिस्ट्री राजा और रानियों की कहानी नहीं है, बट इट डिस्क्राइब्स मैन ग्रेजुअली बिकम सिविलाइज। ये अपन को ये बताता है कि धीरे धीरे इंसान कैसे सीखा। पहले इंसान कैसे घूमता था, पहले इंसान शिकार करता था, फिर धीरे धीरे उसने खुद ने खाना ढूंढा, फिर वो खुद फसल लगाने लगा, फिर खुद पका के खाने लगा। सो ये सब एक तरीका था, अपन को इससे पता लगता है हिस्ट्री से, ठीक है। और हिस्ट्री सिर्फ कोई डेट और एनेक्डोट, मतलब क्या होता है कि कोई बातें जो उनने बोली हैं, सो वो सब नहीं है। किंग और क्वीन की बातें नहीं है। एनेक्डोट यहाँ पे लिखा है, एनेक्डोट का मतलब होती है बातें और उनके जो आदेश होते हैं। सो सिर्फ वो सब नहीं थे, ठीक है। इसने हिस्ट्री ने आज अपने बहुत बड़ा एक ग्रेट चेंज आया है, और समय के साथ साथ हिस्ट्री ने अपन को सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में भी बताया है, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ, अब धीरे धीरे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में भी अपन को बताता है, और समय के साथ साथ ये सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल लाइफ भी बताता है लोगों की, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है समय के साथ, और बहुत ज़रूरी भी हो गया है। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ आर्कियोलॉजिकल इफेक्टिव इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ मैन। So, archaeology is effective in shaping the history of man. Archaeology excavation gave us detail about the culture which flourished in various parts of India. For example, archaeological excavation conducted at Harappa help us in understanding the Harappan culture. Monuments like stupas, temples, and ancient painting also came under the archaeology. The work of art at Ajanta, Ellora, and Mahabalipuram give us an idea about the clothes, ornament, and socio-economical and political life. Ancient ruins discovered at various sites in Central Asia clearly indicate the spread of Indian culture outside India. They also give us an idea about the artistic activity of Indians. So, अपन को आर्कियोलॉजी कैसे कैसे हेल्प करती थी। आर्कियोलॉजी ने अपन को बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि अपन ने जब एक्सकवेशन करा, एक्सकवेशन मतलब खुदाई करी हड़प्पा ने, तो उसने अपन को एक नए कल्चर के बारे में बताया जो उस ज़माने में थी, मतलब सबसे पहले हड़प्पन कल्चर के बारे में बताया, ठीक है। सो और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, अपन को उस ज़माने के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता लगता था। जो अपन इतने खूबसूरत खूबसूरत टेम्पल देखते हैं पुराने ज़माने में, इसके बारे में पता लगता था कि वो लोग कपड़े कैसे पहनते थे, ज्वेलरी कैसे पहनते थे, और क्या क्या करते थे, उनकी लाइफ कैसे होती थी, पॉलिटिक्स कैसे होते थे, वो सब भी पता लगता है, ठीक है। एंशिएंट रूइन डिस्कवर्ड एट वेरियस साइट ऑफ सेंट्रल एशिया इंडिकेट द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड। दे ऑल्सो गिव अस द आर्टिस्टिक एक्टिविटी ऑफ इंडिया। अपन के आर्टिस्टिक मतलब अपन को ये भी पता लगता है कि धीरे जो एंशिएंट रूइंस थे, एंशिएंट मतलब जो बहुत पुराने भी जो चीज़ें थी, उनके बारे में जब अपन स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि इंडिया का कल्चर दुनिया में सब जगह तक फैला हुआ था, और अपन की जो इंडिया की जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है वो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। सो इसके साथ ये चैप्टर का ख़त्म हो गया। सो अपन आप लोग को सबको ये जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हैं ये सब अपने नोटबुक में नोट करना है, और इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजना है, ठीक है। थैंक यू।